हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबनॉर्मल मोलर मास। अगर हिंदी में बोले असामान्य अणुभार। लेते हम अबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य अणुभार। अच्छा, अब नॉर्मल मोलर मास क्या होगा? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर जब करते हैं तो उसमें लेते हैं सोल्यूट और डिजोल्व करते हैं किसमें? सॉल्वेंट में। यहां सोल्यूट को लीजिए। अभी तक हमने इस बारे में नहीं पढ़ा, और जो भी पढ़ा है वो सिर्फ ये पढ़ा है कि जो सोल्यूट है वो सोल्यूट न तो डी एसोसिएट हो रहा है और न ही एसोसिएट हो रहा है। और ऐसे सोल्यूट, ऐसे विलेय जो सॉल्यूशन में यानी विलियन में डी एसोसिएट नहीं होते, एसोसिएट नहीं होते, यानी ये कहें कि सोल्यूट के मोलर मास में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, कहने का मतलब ये न तो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और नहीं दो मॉलिक्यूल मिलकर, दो अणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे अणुभार को हम सामान्य अणुभार कहते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। ओके? तो देखिए, सोल्यूट जो अभी हम ले, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया शुगर, समझते जाइए इसको। शुगर हमने लिया, चीनी, ग्लूकोज हमने ले लिया। ओके? हाँ, सारी चीजें मीठी है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी मिठाई है, क्योंकि घर आराम कर रहे हैं। आराम से बैठे रहिए, खाते रहिए। अगर इस ग्लूकोज और शुगर, इसको हम नॉर्मली अगर मान लीजिए इसको वाटर में जब डिजोल्व कर देंगे, जब इसको पानी में घोल देंगे, ऐसी स्थिति में शुगर और ग्लूकोज, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं यूरिया, ये न तो अपने पार्टिकल्स में डिएसोसिएट होगा, टूटेगा नहीं, और न ही इनके मॉलिक्यूल्स जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेंगे, वो भी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब इनका क्या नहीं हो रहा? न डीएसोसिएशन हो रहा है और न इनका एसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसे जो मोलर मास होते हैं, ये जो मोलर मास होंगे जिनका डीएसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, वो अपने पास आते हैं नॉर्मल मोलर मास। समझ गए? अब चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम ये लेते हैं कि अब नॉर्मल मोलर मास कौन सा होगा? अब नॉर्मल मोलर मास के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि जिस सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर यदि सॉल्यूशन को अगर हम बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन बनाते समय ध्यान ये रखेंगे कि सोल्यूट है वो या तो क्या हो जाए, डिसएसोसिएट, या फिर क्या हो जाए, एसोसिएट। यानी या तो इसका क्या हो जाए, वियोजन, या इसका क्या हो जाए, संगुणन। समझ रहे हो? और ये भी हमें इसमें ध्यान में रखना है कि जो भी सॉल्यूशन
राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, मतलब वो क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे। और जिनका डीएसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा, ऐसे जो सॉल्यूशन बनते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर अब नॉर्मल मोलर मास। तो देखिए, या तो उसका क्या हो जाए, डीएसोसिएशन यानी वियोजन हो जाए, या उसका क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए यानी संगुणन हो जाए। डीएसोसिएशन मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया NaCl, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनको कहेंगे, NaCl ले लिया, Na2SO4 हमने ले लिया, और भी ले सकते हैं MgCl2 ले लिया, AlCl3 हमने लिया, K4FeCN6 ये हमने लिया। इनको यदि हम किसी भी इनमें से किसी भी सोल्यूट को यदि डिजोल्व कर रहे हैं, यानी इन पार्टिकल्स को जब हम डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये जैसे ही इनको हम डिजोल्व कर रहे हैं, मान लीजिए NaCl को डिजोल्व कर रहे हैं, हम किस में करें, वाटर में। ठीक है, जब वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व करते ही ये NaCl टूटेगा, Na+ और Cl- मिलेगा। समझ गए। पहले हमने यहाँ पर इसका कितने मोल लिए, मान लेते हैं इसको हमने ले लिए इसके 1 मोल। ओके, लेकिन जब यही NaCl वाटर में डिजोल्व किया जाता है, इसका डीएसोसिएशन हो जाता है, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो कितने बनेंगे, इसका भी 1 मोल, इसका भी कितना बन गया, 1 मोल। अब बताओ हमने मोल कितने लिए थे, 1, और सॉल्यूशन में Na+ और Cl- के कितने मोल बन रहे हैं, 1, यानी 1 + 1 = 2। कितने मोल बन गए, 2। क्या ये मोलर मास इस मोलर मास के इक्वल माना जाएगा, इक्वल रहेगा, नहीं होगा। इसका मोलर मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, Na2CO3 को लें, तो Na2CO3 को ले लीजिए, किस में टूटेगा, 2Na++SO4 2- इसमें डीएसोसिएट होगा, लिया कितना, वही 1 मोल। ठीक है, अब ये टूट रहा है तो कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल तो बन गया अपने पास Na+ के, प्लस 1 मोल किसका बन गया, SO4 2-। टोटल कितने हो गए अपने पास, 3 मोल। लिया कितना, 1 मोल। बन कितने रहे हैं, 3 मोल। बताओ क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। समझ गए। तो ये जो मोलर मास हुआ, ये मोलर मास अपने लिए कौन सा मोलर मास है, ये हो गया अब नॉर्मल मोलर मास। और ये ध्यान रखोगे, जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, जितने उसके आयंस बन रहे हैं, उतना ही गुना क्या होगा, उतना ही गुना उसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेंगे अपने को, वो उनका क्या होगा, डीएसोसिएशन होगा, यानी उसका वियोजन होगा। और उसी के अकॉर्डिंग अपनी कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये तो था अपने पास किसके लिए, वियोजन के लिए, डीएसोसिएशन के लिए। जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मोस्टली क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट को जब भी हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर में डिजोल्व करने पर वो अपने आयंस में सेपरेट हो जाते हैं, डीएसोसिएट हो जाते हैं। और जितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं वही उसके कौन से हो गए, वही शो करेंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये तो अपने पास है, कौन सा लिया हमने, डीएसोसिएशन। अब दूसरा इसी में चलो हम और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं एसोसिएशन के लिए, संगुणन के लिए। चलो यहां पर हम लेते हैं
एसोसिएशन यानी अपने पास क्या लेंगे हम, संगुणन। ओके, ये जो एसोसिएशन है इसके लिए ध्यान रखेंगे हम कि लिए जाने वाले यानी सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज्यादा होंगे, लेकिन जब इसको सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया जाता है, जब इसको घोल दिया जाता है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स पास पास आकर चिपक जाते हैं। और यदि मान लीजिए 2 पार्टिकल आकर चिपक जाते हैं तो डाइमर बनता है। 3 आकर अगर चिपक जाते हैं, चिपकने का मतलब यहां पर ये कि उनके बीच में क्या होगी, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं। 3 आ जाए, उसमें 3 आते हैं तो कौन से हो जाएंगे, त्रिलक हो जाएंगे, ट्राइमर हो जाते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि अपने पास है HCOOH, कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ये भी ले सकते हैं CH3COOH, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और भी ले सकते हैं बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। ये ऐसे होंगे कि इनको हम वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते। अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये डीएसोसिएट हो जाएंगे। अगर पानी में अगर इनको हम घोल रहे हैं तो ये किस में टूट जाएंगे, अपने केटाइन और एनाइन में, यानी धनाइन और ऋणाइन में टूट जाएंगे। बट अगर इनको हम डिजोल्व करें किसमें, बेंजीन में लें, इसमें डिजोल्व किया जाए इनको, जब बेंजीन में डिजोल्व अगर कर दिया जाता है तो इनके 2 मोल, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। सपोज यहां पर हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH, CHOH डबल बॉन्ड O। ये देखिए क्या बन रहा है यहां पर, इसका डाइमर बन गया। एक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल, ये दूसरे फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल, कितने हो गए, 2 हैं, लेकिन दोनों यहां पर जुड़े हुए हैं। और ये कब बन रहे हैं, जब हमने कितने लिए, 2HCOOH, यानी कितने लिए हमने, 2 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लेने पर देखिए दोनों के जुड़ने पर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर हम ये देखें कि इनका जो मोलर मास है वो मोलर मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इनका मोलर मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो मोलर मास इंक्रीज होगा वो इन 2 के बराबर होगा। समझ गए। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, तो मोलर मास इंक्रीज होता है, यानी मोलर मास बढ़ता है। अगर डी एसोसिएशन हो रहा है, अगर डी एसोसिएशन होता है तो मोलर मास हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो उनके मोलर मास हैं, वो मोलर मास क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। समझ गए। बट उनके मोलर मास में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। कैसे आएगी, सपोज जैसे मान लीजिए अपने पास ये है हमने लिया MgCl2। हाँ, डी एसोसिएशन की एक बार बात कर रहे हैं, बीच में हम किस किस में टूटा ये, Mg2+ + 2Cl- इसमें टूट गया।
जब इसमें अगर ये टूट जाता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए? 3। इसका जो मोलर मास है वो उस मोलर मास को कितने से डिवाइड करेंगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे। समझ गए? तो इनका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब एसोसिएशन हो जाता है तो मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे सोलवेंट जिनको ऐसे सोल्यूट जिनको सोलवेंट में डिजोल्व करने पर या तो उनका डीएसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाता है, ऐसे मोलर मास ही कौन से मोलर मास होते हैं? अब नॉर्मल मोलर मास होते हैं। ठीक है? हाँ, ओके। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम वांट ऑफ फैक्टर। वांट्स ऑफ फैक्टर ये क्या होता है? वांट्स ऑफ फैक्टर वांट्स ऑफ द्वारा दिया गया एक फैक्टर, यही समझ लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और अब नॉर्मल मास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग यहां पर इसको लिया गया एक्सटेंड ऑफ एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन का एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? आई से। बहुत सिंपल है, ध्यान रखो। इसमें अपने को लेना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिस एसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिस एसोसिएशन और एसोसिएशन। ये चीज छोटी सी है जिसको अपने को याद रखना है। यानी आई जो फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम कहेंगे, इसको हम ये लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिस एसोसिएशन, कि जो सोल्यूट हमने लिया है उस सोल्यूट के एसोसिएशन या डी एसोसिएशन होने पर कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको ऊपर रखिए। और इनिशियली यानी स्टार्टिंग में लिए गए मोल है उनको हम कहां ले रहे हैं? नीचे ले लेते हैं। इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, आई को I is equal to observed colligative properties upon theoretical colligative प्रॉपर्टीज। मतलब ऑब्जर्व्ड, प्रेक्षित कितने मोल बन रहे हैं जब उसका वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है। ये तो समझ रहे हो ना, वियोजन और संगुणन। वियोजन का मतलब कोई भी जो सोल्यूट है वो अपने 2 या 2 से अधिक आइंस में क्या होता है? टूटता है। और संगुणन, एसोसिएशन, ये क्या होगा कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एसोसिएशन होगा। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन क्या ले सकते हैं हम? थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो अपने पास होगी जो कि जब हमने क्या कर दिया उसको, जब उसको डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व करने के बाद उसके कितने पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं वो अपने पास कौन सी है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थ्योरेटिकल हमने इनिशियल कितना लिया है वो अपने पास कौन सी होगी? थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने पास है NaCl, और जब NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, ये
डी एसोसिएट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में। समझ गए? अब चलो यहां पर हम इसका इनिशियल मान लेते हैं, कितने मोल ले रहे हैं? 1 मोल हमने लिया। किस किस में टूट रहा है? 1 मोल Na प्लस और 1 मोल ही यहां पर इसका मिल गया अपने को Cl माइनस। चलो यहां पर देखिए, ये अपने पास कौन सी आ गई, कौन सी वैल्यू है? ये अपने पास है ऑब्जर्व। कौन सी हो गई? ऑब्जर्व। ये कौन सी होगी? थ्योरेटिकल। समझ गए? ये थ्योरेटिकली वैल्यू होगी, ये ऑब्जर्व वैल्यू होगी। तो चलो आई की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, सॉरी फाइंड करें। आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने में डी एसोसिएट हो रहा है? 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। 2 मोल्स ऑफ किसके आ गए? किसके आ गए? Na प्लस और Cl माइनस के। थ्योरेटिकल वैल्यू अपने पास कितनी है? 1। देन आई इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? 2। समझ गए? ऐसे और भी अपने पास आ रहे हैं। मान लीजिए अपने पास है MgCl2 Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, कितने में? ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई अपने पास? 1 प्लस 2 कितनी आ गई? 3। ये कितनी आ गई? 1। आई इक्वल टू क्या होगा? 3/1 इक्वल टू कितने हो गए? 3। ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास? MgCl2 की। कौन सी है? ये अपने पास कौन सा है? क्वांटम फैक्टर है। समझ गए? और भी लेते हैं हम। चलो ये तो अपने पास आ गया दिस एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए भी हम ले लेते हैं। एसोसिएशन के लिए अगर ले रहे हैं, सपोज अभी अपने पास क्या है? क्या लिया था हमने? एक फॉर्मिक एसिड लिया था। चलो अब की बार एसिटिक एसिड ले लेते हैं। 2CS3COOH। ठीक है? और इनसे क्या बन रहा है? इसका डाइमर बन रहा है, यानी द्विलक बन रहा है। C डबल बॉन्ड OOOH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। O डबल बॉन्ड C CS3। इधर अपने पास क्या आएगा? OH। ये कौन सा बॉन्ड आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? अब यहां देखिए अपने पास थ्योरेटिकल वैल्यू अब की बार कितनी आ रही है? 2 मोल्स। यहां पर अब ये पूरा कितना बन रहा है? 1 मोल। कितना बन रहा है? 1 मोल। आई की वैल्यू निकालिए इसमें। आई इक्वल टू क्या लिया है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डी एसोसिएशन। ये ले लें, चाहे इसी को हम ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। तो देखिए कितना रहा है? 1 मोल अपॉन बिफोर डी एसोसिएशन और एसोसिएशन कितने? 2/2। कितने वैल्यू आएगी? 1/2। समझ रहे हो? तो ये तो अपने पास होता है वांट ऑफ फैक्टर। अब इसी से आगे एक इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें देख रहे हैं, और वो अपने पास आता है वियोजन, या उसका क्या लें? संगुणन। उसका इसके साथ रिलेशन क्या होगा? तो ये रिलेशन हम इसमें ले रहे हैं पहले एक बार। Wants of factor extent association। चलो पहले लेते हैं डिस एसोसिएशन। ये कोई भी एक तो अपने को लेना ही है। डिस एसोसिएशन, यानी इसको हम ये लेते हैं वांट ऑफ तथा वियोजन। ठीक है? वेरी सिंपल, एक एग्जांपल से हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
किसके लिए ले रहे हैं? डिसएसोसिएशन के लिए ले रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम ले लें, मान लीजिए अपने पास है ए, कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इससे फॉर्म क्या हो रहा है? बी। समझ गए? अब बी हो रहा है, डिसएसोसिएशन हो रहा है, तो हम यहां पर मान सकते हैं कि डिसएसोसिएशन जब हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं? एन। इसको भी यहां पर पुट कर दिया हमने। अब यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पर इनिशियल यानी प्रारंभ में ए के हमने कितने मोल काम में लिए? 1 मोल काम में लिया। जब तक इसको हमने डिजोल्व नहीं किया तब तक इसका क्या नहीं हुआ? डिसएसोसिएशन नहीं हुआ। समझ गए? अब दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो हम ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि ये जो ए है ये 100% डिसएसोसिएट नहीं हो रहा है। यानी ए जो है जिसका हमने 1 मोल लिया है वो 100% वियोजित नहीं होता। हम मान लेते हैं इसमें से कुछ अंश यानी कुछ पार्टिकल्स या तो इसके डिसएसोसिएट नहीं होंगे या बहुत सारे नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि 1 मोल में से सिर्फ अल्फा मोल, क्या मान लिया हमने? अल्फा मोल ही क्या हुए हैं? डिसएसोसिएट हुए हैं। क्या हुए हैं? डिसएसोसिएट हुए हैं। कितने मोल हुए हैं? अल्फा। तो इसका मतलब यहां पर कितने बन गए? अल्फा बने? बने नहीं बने? ये कितना बच गया? 1 माइनस अल्फा। ये कितना आ गया? अल्फा। किसमें डिसएसोसिएट हो रहा है? एन मोल्स में हो रहा है। तो ये अपने पास कब आ जाएंगे? एट इक्विलिब्रियम। कब आ जाएंगे? जब साम्य अवस्था होगी, यानी जब हम सोलवेंट में सोल्यूट को डिजोल्व कर देंगे, उनमें से कुछ पार्टिकल्स डिसएसोसिएट हो गए, कुछ ऐसे हैं जो कि डिसएसोसिएट नहीं भी हुए। मान लेते हैं कि अपने पास जैसे हमने कोई एक ये ले लिया, अभी ये लिया था हमने कि K4FeCN6, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे ही इसको हम वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो ये टूटेगा, किस किस में टूटेगा? 4K प्लस FeCN -4। तो यहां देखिए कितने में टूट रहा है? 4। और एक ये कंप्लीट ये आयन होगा जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। चलो ये हमें ये पता है कि ये इसमें नंबर ऑफ आयंस हैं और टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? डिसएसोसिएशन ले रहे हैं कि कितना टूटा है ये। हम मान लेते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में मान लें 90% क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। तो रिमेनिंग कितना रहा? 10%। कितना डिसएसोसिएट हुआ है? 90%। इसका मतलब यही अपने पास किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की वैल्यू हो गई। समझ गए ना मेरी बात? तो यहाँ अल्फा की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे? 90/100। किसकी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी ना, सॉरी अल्फा की वैल्यू। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन लेना अपने को, किसके साथ लेना है? वो रिलेशन अपने को लेना है आई के साथ, पॉइंट ऑफ फैक्टर के साथ। चलो यहां पर कितने बने भाई? एन अल्फा बन गए। एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? एट इक्विलिब्रियम total moles in solution of solute कितने आएंगे? आजी ध्यान दीजिए इसमें कि साम्य अवस्था पर विलय के कितने मोल सॉल्यूशन में होंगे। तो टोटल मोल्स लेते हैं। टोटल मोल्स कितने हो गए? कैसे लिखेंगे?
1 माइनस अल्फा प्लस ये भी तो है एन अल्फा। कुछ टूट गए कुछ नहीं टूटे, टूट गए वो एन अल्फा में, नहीं टूटे वो 1 माइनस अल्फा हो गए। तो टोटल कितने आ गए अपने पास, ये आ गए। यही अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यही अपने पास कौन सी वैल्यू होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ध्यान रखो थ्योरेटिकल कितनी ली हमने, एक। तो फॉर्मूला अपने पास आई इक्वल टू क्या है, क्या बताया था अभी आपको, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन, दूसरी कौन सी ले रहे हैं हम, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। आ जाइए, आई इक्वल टू क्या होगा भाई, कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। आ गया नहीं आ गई, हाँ लिख लो फटाफट, नोट कीजिए यहां तक। इसी में देखिए क्या है अपने पास, आई इक्वल टू ये बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। एक को इधर ले जाइए, आई माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। इसको इधर ले लिया, प्लस वाले को आगे ले लिया, एक को इधर भेज दिया, तो क्या आएगा, आई माइनस 1 इक्वल टू, अल्फा को कॉमन ले लें, एन माइनस 1। अब यहां देखिए अपने पास इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है वो क्या है, अल्फा। अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये लीजिए साहब, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, एक तो ये आ जाएगी। अगर यह आई की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी हो तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एन माइनस 1 प्लस 1। ओके, ये किसकी आ जाएगी। अब यहां में किसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए आई की दे रखी है, अल्फा की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अल्फा दे रखा है, आई की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो रिलेशन अपने पास हो गया किसके लिए, डिसएसोसिएशन के लिए हो गया। दूसरा इसी में लेते हम थोड़ा सा चेंज करके, अगर इसी को एसोसिएशन के साथ अगर ले लें क्वांटम फैक्टर को, तो थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना होगा, और वो अपने पास आ रहा है, क्या ले लें हम, संगुणन। ठीक ऐसे ही मान लीजिए इसमें भी कि इनिशियल मोल इसमें भी कितना है, ए, बट अब की बार ये चेंज अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाइड हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, तो एन से उसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। बट अब की बार एसोसिएशन अगर हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो बी है इसके नंबर ऑफ मोल्स किससे डिवाइड होंगे, एन से। इतने क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, समझ गए। तो ये अपने पास इनिशियल मोल कितने ले लिए, 1, अच्छा कितने रहेंगे, 0। एट इक्विलिब्रियम पर क्या जाएगा अपने पास,
इक्विलिब्रियम पर ले लीजिए, कितना आएगा, एक बार वही मान लो 1 माइनस अल्फा, धीरे 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 याद करते रहो। हाँ तो कितना आया, अल्फा बाई एन, वहां हमने लिया था एन अल्फा, एन को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, यहां पर एन से क्या करो, डिवाइड कीजिए। चलो कर लिया, यहां पर भी क्या ले लो, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट एट इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था पर विलेय के कुल मोल निकाल लीजिए। कितने आएंगे अपने पास, 1 माइनस अल्फा प्लस, ले लो कोई नहीं, अल्फा बाई एन। ये फिर अपने पास कौन सी आ गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई, समझ गए। थ्योरेटिकल फिर अपने पास कितनी है, एक, क्या करें, वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर रख दो, क्या अपने पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन कितनी आ रही है 1, यही आ जाएगा, कर लो सोल्व। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा अपॉन, हाँ तो यहाँ पर चलो इसको पहले ये ले लेते हैं एक बार, एक को इधर भेज दीजिए, आई माइनस 1, इसको पहले ले लीजिए, इक्वल टू अल्फा बाई एन, और ये क्या जाएगा माइनस अल्फा। एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पर एन, तो क्या आएगा भाई अपने पास, अल्फा माइनस क्या आएगा